नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं पाठ 17 की, और जिसमें हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लग्न की। तो कुंभ राशि कौन कौन से नक्षत्र और उनके चरणों से बनी है, इसके बारे में बात की जाएगी। उनके कौन से स्वामी होते हैं, कौन उस चरण के अधिपति होते हैं, उस अधिपति के आधार पर उस व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ कुंभ लग्न में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है तो उस लग्न के जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ फलदाता होंगे, कौन कौन से ग्रह पाप फलदाता होंगे, कौन कौन से ऐसे ग्रह होंगे जो शुभ फल भी देंगे और कुछ पाप फल भी देंगे, और कौन कौन से ऐसे ग्रह होंगे जो मारक का कार्य भी करेंगे, और कौन कौन से ऐसे होंगे जो राजयोग कारक ग्रह भी होंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो राशि है और लग्न है उनमें क्या अंतर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा आप सभी अब तक जान चुके होंगे हमारी पिछली क्लास को देखकर कि जो पूरा आकाश मंडल है, इस आकाश मंडल को यदि हम अंश में देखें तो 360 अंश का ये आकाश मंडल है, और अगर हम इसे भागों में देखें तो 108 भाग हैं इसके कुल मिलाकर। और हमारे पास में जो पूरे नक्षत्र हैं वो कितने हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो यदि कोई ये प्रश्न करे कि एक नक्षत्र के कितने भाग या कितने चरण होते हैं, तो पूरा जो आकाश मंडल है जो 108 में बटा हुआ है उसको हम भाग देंगे उसमें कितने का, 27 का। तो हमारे पास में एक नक्षत्र के लिए 4 भाग या 4 चरण कह सकते हो आप, ये प्राप्त होता है। और यदि, क्योंकि राशियां कितनी हैं, 12 राशियां हैं, और यदि 12 राशियों से उसे विभाजित करेंगे 108 को, तो हमारे पास में क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका अर्थ है 9 भाग की एक राशि या 9 चरण की एक राशि। इसके आधार पर यदि कोई प्रश्न करे कि कितने नक्षत्र की एक राशि होगी, तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि होगी। एक नक्षत्र के 4 चरण, एक फिर दूसरे नक्षत्र के 4, 8 हो गए। इसी तरीके से जो तीसरा नक्षत्र है जिसके 4 चरणों में से एक चरण ले लेंगे तो 9 चरण हो जाएंगे। तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है। तो जानेंगे कि कुंभ राशि कौन कौन से नक्षत्र और उसके क्या नाम अक्षर हैं, उनको भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर यदि किसी व्यक्ति का नाम गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, ता इन अक्षरों से प्रारंभ होता है, तो आप यही कहोगे कि वह जातक का जन्म कुंभ राशि में हुआ है। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण का उपयोग होता है। वहीं शतभिषा नक्षत्र के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 चरणों का उपयोग होता है। और वहीं पूर्वा भाद्रपद के 3 नक्षत्र का उपयोग होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन नक्षत्रों से मिलकर ही कुल 9 चरण हो जाते हैं। तो इन 9 भागों से मिलकर एक राशि बनती है। तो जिनमें सबसे पहले धनिष्ठा रहेगी, फिर शतभिषा, उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद का जो नंबर आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जिस किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं वसु, और यहाँ पर अधिपति, अब अधिपति जो भी चरण होगा उसके 2 अधिपति होते हैं। एक चरण के 2 अधिपति होते हैं, एक चरण के 2 अधिपति होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे चरण 3 को देखते हैं तो यहाँ पर चरण अधिपति मंगल और शुक्र होते हैं। मंगल और शुक्र अधिपति होते हैं। तो उस स्थिति में जो जातक होगा कि मंगल क्या है, आवेश करने वाला, और वहीं शुक्र है, तो ऐसा जो जातक होगा उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा, बहुत आत्मविश्वासी होगा वह जातक। और साथ ही साथ मंगल और शुक्र हैं तो उसको प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविश्वास की तरफ, सौंदर्य का क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, राजसिक क्षेत्र हो, वह व्यक्ति आत्मविश्वास से रहेगा। ऐसा व्यक्ति राजाओं की सभा में भी बहुत ही अच्छे प्रकार से
व्यवहार करता है, बहुत ही ज्यादा उज्जवल भविष्य वाला होता है। वहीं बात करेंगे चरण 4 की, जिसका अक्षर होगा गे, और यहाँ पर मंगल, दोनों ही अधिपति मंगल हैं। तो मंगल की अधिपति होने की वजह से ऐसा जातक आवेशित तो होगा, लेकिन वह, क्योंकि यहाँ पर ये जो राशि शनि की है, तो यह वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा, वह एक रहस्यमयी स्वभाव का होगा। उस व्यक्ति को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। ऐसा व्यक्ति आप आसानी से समझ नहीं पाओगे, इतना कठिन होगा, वह रहस्यमयी व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर जिनका अभी के से नाम शुरू होगा उनका। वहीं अब आते हैं हम शतभिषा नक्षत्र की तरफ। शतभिषा नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं वरुण, स्वामी वरुण होते हैं, और यहाँ पर अधिपतियों में देखेंगे तो यहाँ पर पहला चरण है जो अक्षर है गो से। अगर किसी का अक्षर गो से शुरू होता है, जैसे कि किसी का नाम गोपाल है, तो वह भी, उसका भी जन्म शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ होगा। राहु और गुरु इसके अधिपति होते हैं, और राहु गुरु के अधिपति होने से, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक तरह से मीडिया है, आप इसको ये समझ के चलिए फ्रंट में लाना, पूरी तरीके से फ्रंट में लाना, और जैसे कि प्रेस वालों का काम होता है एकदम साफ आगे लेकर आना, हमेशा कैमरे के आगे रहना, तो राहु का यही काम होता है कि आगे लाना। और बृहस्पति ज्ञान के परिचायक हैं, तो ऐसे में जिनका भी जन्म शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में होता है, ऐसे जातक क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। कैसे होंगे बहिर्मुखी, क्योंकि वहां पर उनके अंदर जो भी ज्ञान है वह राहु क्या करेगा, उस ज्ञान को बाहर निकालेगा। गुरु ज्ञान देंगे और राहु उसको बाहर निकालेगा। देखिए बहिर्मुखी होगा तो उसको ज्ञान को वह बांटेगा, फैलाएगा, तो यह उसकी एक विशेषता होगी। वहीं यदि किसी का जन्म शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में होता है, तो उन व्यक्तियों का नाम होगा सा से। सा से प्रारंभ होगा, जैसे कि कोई भी नाम हो सकता है सा से, आप जान गए होंगे सा से, जैसे सरिता नाम हो गया तो वह भी सा से होगा, ठीक है। जैसे संग्राम हो गया, वो भी सा से हो गया। तो इस तरीके से होंगे, और सासाराम है, ये भी सा से ही है। तो राहु और शनि इसके क्या होते हैं, अधिपति होते हैं। इस चरण के अधिपति राहु और शनि होते हैं। राहु और शनि इसके अधिपति होते हैं। तो देखिए राहु और शनि के अधिपत्य के कारण ऐसा जातक, अभी हमने क्या बताया, गुरु थे राहु के साथ, अब यहाँ शनि आ गए, और शनि क्या करेंगे, उस व्यक्ति को शांत करेंगे, उस व्यक्ति को भीड़ भाड़ से दूर ले जाने का काम करेंगे। तो वहीं राहु है, राहु की कोशिश, लेकिन वहीं जो शनि है ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होते हुए भी राहु फिर भी यहाँ अपना काम करेंगे, वह जन कल्याण की योजनाएं भी बनाता है। अंतर्मुखी होगा लेकिन वह हमेशा जन कल्याण की नई नई योजनाएं बनाता रहेगा, ये खासियत होगी इसकी। वहीं यदि किसी का जन्म तीसरे चरण में हुआ है शतभिषा नक्षत्र के, तो उसका अक्षर होगा सी, जैसे कि सीता। और यहाँ पर भी राहु और शनि क्या हो जाते हैं, इस चरण के भी अधिपति हो जाते हैं। तो यहाँ पर वह ऐसा व्यक्ति क्या होता है, एक अच्छा आंदोलन का नेतृत्व भी करता है। ध्यान रखने वाली बात है, जन कल्याण के लिए राहु और शनि की युति जन कल्याण की तरफ प्रोत्साहित करती है। पहले योजना बनाते हैं, और यहाँ पर जब तीसरे चरण का जो प्रभाव आता है उसमें यह क्या करते हैं, ये योजना के बाद में एक जन कल्याण के लिए आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं। वहीं यदि किसी का चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है किसी जातक का, चौथे चरण में तो सु से उसका नाम शुरू होगा, और देखिए वहां पर राहु और गुरु आ जाते हैं अधिपति के रूप में, राहु और गुरु का आधिपत्य हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी तो बहिर्मुखी होगा और कभी उसके अंदर अंतर्मुखी के गुण भी आ जाते हैं। बीच बीच में लंबे समय तक वह अंतर्मुखी हो जाता है, ये उसकी एक अलग ही विशेषता होती है। यहाँ पर उसमें एक रहस्य आ जाता है, चौथे चरण में आने पर उसमें एक रहस्य आ जाता है। आप इसको पहले चरण में राहु और गुरु हैं, दूसरे में भी, चौथे में भी राहु गुरु हैं, तो इसका सामंजस्य ना करें कि जैसा कि पहले में फल देंगे ऐसा ही चौथे में देंगे, क्योंकि वहाँ चरण प्रथम है उसका प्रभाव और यहाँ चरण चतुर्थ है उसका अलग प्रभाव है। तो उसी के आधार पर इनके प्रभाव में भी अंतर देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसका नंबर, फिर उसके बाद में ये, और फिर इसके बाद में ये आता है।
जिसका नाम है पूर्वा भाद्रपद। और अजेक पाद इसके स्वामी होते हैं, इस नक्षत्र का अजेक पाद। और यहाँ पर जो चरण पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चरण इसके उपयोग में आए हैं। तो यदि किसी का नाम से शुरू होगा तो वह पहला चरण है। और यहाँ पर मंगल और गुरु इस चरण के कौन हो जाते हैं? मंगल और गुरु इस चरण के अधिपति हो जाते हैं। और मंगल और गुरु के आधिपत्य के कारण ऐसा जातक, गुरु ज्ञान देंगे और मंगल आवेश, तो एक तरह से ऐसा जो जातक होगा वह नेतृत्व की भावना का उसके अंदर बहुत ज्यादा विकास हो चुका होगा, बहुत ही ज्यादा वो लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं यदि किसी का जन्म जो दूसरे चरण में हुआ है तो वहां पर उसका नामाक्षर होगा सो से प्रारंभ। तो उसका जो गुरु और शुक्र हैं, गुरु और शुक्र उसके अधिपति हो जाते हैं, गुरु शुक्र अधिपति हो जाते हैं। और गुरु शुक्र के आधिपत्य के कारण ऐसा जो जातक होगा धन का परोपकारी कार्यों में व्यय करता है। धन तो है उसके पास में, अब व्यय भी करना है, लेकिन कहाँ करेगा? हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए ऐसा व्यक्ति धन का व्यय करेगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति का जन्म तीसरे चरण में होता है तो उसका नामाक्षर होगा दा, जैसे दारा सिंह। तो वहां पर ये कौन सा नक्षत्र हो गया? गुरु और बुध इसके अधिपति हो जाते हैं। ये पूर्व भाद्रपद का तीसरा चरण होता है जिसके गुरु और बुध अधिपति हैं। बुध वाणी है और गुरु ज्ञान है। देखिए तो जो गुरु बुध हैं वो लेखनी संबंधित कार्य भी देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी, क्योंकि ज्ञान भी साथ में है और वाणी और लेखन भी साथ में है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? उसे अपनी लेखनी और विचारों से वह एक नए युग का श्री गणेश भी करता है। तो बहुत ही नाम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपने लेख से, अपने लेखन से वह बहुत ज्यादा आगे नाम करता है। तो ये थे नक्षत्र और उनके चरणों के आधार पर विश्लेषण जो मैंने आप तक पहुंचाया। अब हम बात करेंगे राशि के संबंध में, राशि का परिचय देते हुए। तो जो राशि है ये राशि चक्र की 11वीं राशि, ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपको कहीं पर भी 11 लिखा दिखेगा, अब आगे ये कुंभ राशि इस तरीके से लिखी नहीं, देखिए आपको परिचय इन राशियों के क्रम से करना होगा। जैसे आपको कहीं पर भी अगर 11 लिखा दिखे तो इसका अर्थ आप ये समझिए कि वह कुंभ राशि है। कुंभ राशि के बारे में हम देखें तो कुंभ राशि में जो इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह यही है कि कुंभ लिए कोई पुरुष है, जो घड़ा बोलते हैं कुंभ को हम, तो ऐसा लिए हुए एक पुरुष है, मटका भी बोलते हैं। तो वहां आप पहचान गए होंगे। स्वामी इसके होते हैं शनि, इस राशि के स्वामी होते हैं शनि। और ये एक विषम राशि है, क्योंकि 11वीं राशि है तो विषम राशि है। और साथ ही साथ ये एक स्थिर राशि है। वहीं जाति इसकी पुरुष है, वर्ण इसका शूद्र है, दिशा इसकी पश्चिम है और ये दिन में बलवान राशि है। अब देखिए राशि और लग्न में क्या अंतर है। पहले हम राशि को समझ लेते हैं, जब लग्न का नंबर आएगा तब लग्न को समझेंगे और आपके सामने उनमें अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए ये जो 12 खाने आपको खिंचे दिख रहे हैं, इसका इनको हम या तो खाने भी कह सकते हो आप। एक यहाँ जहाँ एक लिखा है यहाँ से प्रारंभ होते हैं ये, और ये 12 तक जाते हैं। तो या तो आप इनको, इनका क्रम किस तरीके से कैसे हमको गिनने हैं उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ। तो इन 12 खानों, इनको 12 भाव भी कहते हैं, 12 खाने भी आप कह सकते हो, 12 घर भी आप कह सकते हो। इन 12 घरों में, इन 12 भावों में, इन 12 खानों में कहीं पर भी किसी भी खाने में अगर 11 लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा विराजित हो चुके हैं, चंद्रमा उस भाव में बैठ गए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह कुंभ राशि है। अब राशि कैसे? कि जिस भी भाव में चंद्रमा विराजमान हो वहां पर जो भी संख्या लिखी हुई है उस संख्या से आप उस राशि को पहचान सकते हो। 12 राशि हैं तो 12 राशियों में कहीं पर भी चंद्रमा बैठ जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि, तो चंद्रमा के आधार पर यह निर्णय होगा कि जहां भी चंद्रमा बैठेंगे वहां जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या के आधार पर जिस राशि को वह संख्या दी गई है, जिस क्रम में वह संख्या आती है, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कुंभ राशि है, मीन राशि है, मकर राशि है, धनु राशि है या कर्क, कन्या, कोई भी राशि है।
तो ये जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा कहाँ पर है, यहाँ 11 लिखा हुआ है और यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ 11वीं राशि कुंभ राशि होती है और वहाँ चंद्रमा विराजमान है, तो इसका अर्थ ये हो गया ये कुंभ राशि है। राशि का यही है कि चंद्रमा इन 12 घरों में जहाँ 11 लिखा है वह 11 कहीं भी लिखा हो सकता है और वहां चंद्रमा को बैठा होना है, तभी आप उसको कुंभ राशि कहोगे। चलिए अब बात करते हैं हम लग्न की, कुंभ लग्न की। लग्न को समझना बेहद आवश्यक है क्योंकि लग्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसको जानना बेहद आवश्यक है और अच्छे से आपको समझना है। देखिए यहाँ पर राशि आपने समझ ली, अब लग्न को समझिए। ये जो पहला जहां मैं ये जो पहला जहां 11 लिखा हुआ है, ये पहला जो खाना है, पहला घर, पहला भाव, पहला खाना, इसमें इस पूरे भाव को हम क्या कहेंगे, इसको लग्न भी कहेंगे। तो यही लग्न है। आपकी शर्त यही है कि इन 12 खानों पर आपको नहीं जाना, सिर्फ इसी खाने में 11 लिखा होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि कुंभ लग्न है। अगर कहीं और 11 लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कहोगे कि वह कुंभ लग्न है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस खाने में, तभी आप कहोगे कि वह लग्न कौन सी है, कुंभ लग्न है। यहाँ पर आप चंद्रमा नहीं देखोगे कि चंद्रमा 11 में लिखा हुआ है तभी आप कहोगे कुंभ लग्न है, यहाँ पर 11 लिखा होना चाहिए। अब मानकर चलिए कि यहाँ पर चंद्रमा को हम 5 जहाँ लिखा है, यहाँ हम चंद्रमा को बैठा देते हैं, यहाँ चंद्रमा हो गई। तो अब कोई व्यक्ति आपसे यदि पूछता है कि ये कुंडली में राशि कौन सी है और लग्न कौन सी है, तो आप कहोगे कि लग्न तो है कुंभ, जबकि राशि कौन सी है, सिंह राशि, क्योंकि यहाँ 5 है, वहां पर चंद्रमा है, 5 का अर्थ है सिंह राशि। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो। और यदि आपको ऐसे कोई ये हो कि कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर जो लग्न है वहीं पर यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वह राशि भी कुंभ है और लग्न भी कुंभ है। तो चंद्रमा के आधार पर राशि और जो पहले खाने के आधार पर हम लग्न का निर्णय करते हैं। चलिए अब यहां पर ये समझेंगे कि कौन से कुंभ लग्न की जो जन्मांक चक्र है, कुंडली है, उसके आधार पर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पाप फल देने वाले हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शुभ फल देने वाले हैं। तो इनको हमने बृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर निर्णित किया है। तो यहाँ पर चंद्रमा, देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें लग्नेश कौन होते हैं। तो लग्नेश आप देखिए, लग्नेश होते हैं यहाँ पर शनि, क्योंकि 11 लिखा है, 11 का अर्थ हो गया कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि यहाँ पर लग्नेश हो जाते हैं। तो शनि को देखिए कहाँ है, शनि यहाँ पर है, तो शनि लग्नेश है इस कुंडली में। साथ ही साथ ये जो व्यय भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि 10 का अर्थ होता है मकर राशि और मकर राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, इसलिए शनि यहाँ पर लग्नेश भी हैं और व्ययेश भी हैं, दोनों भाव शनि को मिले हुए हैं। तो लग्न का भाव भी और व्यय का भाव भी शनिदेव को यहाँ पर मिला हुआ है। और देखिए यहाँ आगे दूसरा हम देखते हैं, तो इनको अल्प शुभ, यहाँ पर कुछ तो ये पाप फल भी देंगे, कुछ शुभ फल भी देंगे। तो पाप फल क्या हो गया, व्यय करना, और शुभ फल क्या हो गया, लग्न के स्वामी है, शरीर के स्वामी है। तो यहाँ पर ये इनको अल्प पाप और अल्प शुभ दाता ग्रह में रखा गया है। अब देखिए यहाँ दूसरा घर है जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, ये पानी का भाव भी है, अचल संपत्तियों का भाव भी है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 12। 12 का अर्थ हो गया कि यह मीन राशि है। मैं बाकी को पहले हटा देता हूं। यहाँ जो 12 लिखा हुआ है, 12 का अर्थ हो गया ये कौन सी राशि है, मीन राशि है। और मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, बृहस्पति या गुरु आप कह सकते हो, गुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर 12 और एक राशि और होती जिसके स्वामी होते हैं, वह होती है धनु राशि। और धनु कहाँ लिखा हुआ है, 11वें भाव में। तो यहाँ पर ये इस भाव को आय भाव भी कहते हैं और पाप भाव होता है ये आय भाव, और ये मारक भाव हो गया। तो इसके आधार पर ये जो गुरु हैं, ये इस कुंडली में मार्केश भी हो जाते हैं, गुरु आयेश और धनेश हो जाते हैं, आयेश और धनेश हो जाते हैं, और ये मार्केश भी हो जाते हैं। पाप फल दाता इनको आप मानोगे, अल्पाप अल्प सो, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, आयेश और धनेश हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में कौन है, यहां पर है मेष राशि, 1 नंबर लिखा है मेष राशि। तो मंगल इसके स्वामी, और वहीं जो कर्म भाव है
तो मंगल इसमें कुंडली में कर्मेश, तृतीयेश और कर्मेश, तो तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, तो और कर्मेश कर्म का भाव, आपके कार्य का भाव, जो भी आप कर्म करते हो उसका भाव यहाँ पर होगा। इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी है मंगल। तो यहाँ पर जो मंगल होते हैं ये भी, क्योंकि तृतीय के आधार पर ये कहीं ना कहीं पाप फल देंगे, वहीं जो कर्म के आधार पर शुभ फल देंगे, तो ये यहाँ पर मंगल क्या हो जाते हैं? मंगल भी अल्प पाप अल्प शुभ फलदाता हो जाते हैं। अब बात करेंगे शुक्र की। यहाँ 4th हाउस में जो चौथा घर है, यहाँ पर इस भाव को सुख भाव भी कहते हैं। यहाँ के स्वामी होते हैं शुक्र, और यही ये शुक्र जहाँ 7 लिखा है इस भाव के, यानी कि नवम भाव है, इसके स्वामी भी होते हैं। नवम भाव त्रिकोण भाव भी है, तो त्रिकोण भाव के, भाग्य भाव के, धर्म भाव के स्वामी शुक्र हो जाते हैं इस कुंभ लग्न की कुंडली में, और वहीं ये शुक्र भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। इस आधार पर कुंभ लग्न की कुंडली में सबसे शुभ राजयोग कारक ग्रह कौन होते हैं? तो वह होते हैं शुक्र। तो अगर ये शुक्र 6, 8, 12 को छोड़कर बाकी अन्य स्थान पर बैठे हैं और कुछ पाप ग्रहों के कारण ये पीड़ित हैं, तो आपको इनका रत्न पहन लेना चाहिए। पूरा विश्लेषण करने के बाद में पहनना चाहिए, लेकिन स्थिति यदि सामान्य स्थिति इसी प्रकार से है तो आप उसका रत्न पहन सकते हो, क्योंकि वहां पर वह आपको लाभ देगा। चलिए आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव है जहां लिखा हुआ 3 का अर्थ हो गया मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और यही दूसरा भाव हो गया ये अष्टम भाव जहां लिखा हुआ 6 का अर्थ हो गया कन्या राशि, इसके स्वामी भी होते हैं बुध। तो इस कुंडली में बुध पंचमेश और अष्टमेश होकर ये पाप फल देने वाले हो जाते हैं, पापी ग्रह माने जाएंगे। तो इस कुंडली के लिए ये पापी ग्रह माने जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर अर्ध पाप अर्ध शुभ, वहीं आगे देखते हैं। इसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी होते हैं कर्क, ये 4 लिखा है, इसका अर्थ है कर्क राशि, और यहाँ पर ये चंद्रमा है तो ये षष्ठेश हो जाते हैं, रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो ये पाप फलदाता हो जाते हैं, लेकिन ये मार्केश नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। चंद्रमा सूर्य मार्केश नहीं होते, पाप फलदाता हो जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा षष्ठेश पाप फलदाता माने जाएंगे। वहीं जो सिंह राशि है वह सप्तम भाव में है, और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं सूर्य। यहाँ देखिए ये सप्तम भाव में है सिंह राशि, और यहाँ इसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो सूर्य इस कुंडली में क्या होते हैं? सप्तमेश होगा। सप्तमेश मारक भाव है, लेकिन मारक भाव इस तो है, लेकिन यहाँ पर इसके स्वामी सूर्य हैं, मार्केश का फल नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को मारक का जो दोष है वह नहीं लगता है, मारक नहीं होते, मार्केश नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन से भाव के? सप्तमेश के हैं, तो ये पाप फल और शुभ फल दोनों ही प्रकार के फल देंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहां तक देख लिया, ये सभी हो चुके हैं, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंभ लग्न की, यहाँ नोट में आप देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु मंगल क्या हो जाते हैं? मार्केश हो जाते हैं। तो एक तो गुरु मार्केश हो गए, और एक मार्केश हो जाते हैं मंगल। ये गुरु और मंगल हो जाते हैं मार्केश। तृतीयेश और कर्मेश हो भी मार्केश हो गए, और गुरु जो आयुष और धनेश है, क्योंकि देखिए धन भाव है, ये मारक भाव है, ये मारक भाव है, तृतीयेश भी मारक भाव है, तो इन दोनों के स्वामी है, तो ये मार्केश होंगे ही होंगे। तो ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर ये मार्केश हैं, गुरु मंगल मार्केश होते हैं। अन्य ग्रह मार्केश से अगर संबंध बनाते हैं तो उनके आधार पर फल देते हैं, तो उनके आधार पर ये फल देंगे, फल देते हैं। शुक्र ही केवल राजयोग कारक ग्रह इस कुंडली में होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरा विश्लेषण करने के बाद में ऐसा जातक किस प्रकार का होगा, कैसा उसका स्वास्थ्य होगा, कैसी उसकी प्रकृति, मतलब कैसा उसका स्वभाव होगा, इसके बारे में एक सामान्य विश्लेषण मैं आपको जानकारी देता हूं। जिस किसी व्यक्ति का जन्म कुंभ लग्न में होता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति बहुत ही सुस्थिर स्वभाव का होता है, उसका अस्थिर स्वभाव नहीं होता, सुस्थिर स्वभाव का होता है, बहुत बातूनी होता है, और पानी का अधिक सेवन करने वाला होता है। वह पानी का अधिक बार बार पानी पिएगा, अधिक पानी पिएगा। अधिकतर ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्यों से संयुक्त, सर्वप्रिय, चंचल हृदय वाले होते हैं, और अधिक कार्य करने वाले होते हैं,
मित्र प्रिय होते हैं, दम्भी भी होते हैं, उनको अहंकार भी होता है, तेजस्वी होते हैं, शरीर वाले होते हैं, बहुत अच्छा शरीर होता है, तेजस्वी शरीर होता है उनका, और धीरे और बात प्रकृति वाले होते हैं, जो उनके धीर गंभीर होते हैं, बात प्रकृति उनकी होती है, क्योंकि शनि यहाँ पर लगने से है तो ये बात प्रकृति उनको देते हैं। स्त्रियों के साथ में अधिक प्रसन्नता से रहने वाले होते हैं, पर स्त्रियों पर ऐसे व्यक्तियों की बहुत आसक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अहंकारी होते हैं, ईर्ष्यालु भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। शनि के कारण ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाते हैं, द्वेषी भी हो जाते हैं, और यहाँ पर मंगल जो भ्रातृभाव के कारक हैं वहाँ, तो ये क्या होते हैं कि भ्रातृद्रोही भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे जो कुंभ लग्न में जिनका जन्म होता है, तो ऐसे जातक जो होते हैं प्रारंभिक अवस्था में तो दुखी रहते हैं, मध्यम अवस्था में थोड़ा सुख प्राप्त करते हैं, अंतिम अवस्था में धन, पुत्र, भूमि, मकान आदि का सुख उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 24-25 वर्ष की आयु के मध्य में हो जाता है। और देखिए, अगर हम ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव अर्थात प्रकृति की बात करें, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो कुंभ लग्न के व्यक्ति होते हैं या कुंभ राशि, आप दोनों राशि चक्र में राशियों में कुंभ है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ऐसे राशि का जो मनुष्य होगा, ऐसे राशि का जो मनुष्य है, जातक है, वह मानवीय गुणों से भरपूर होता है और अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण ईमानदार और प्रतिबद्ध होता है। उसका जो ज्ञान है वह व्यापक और मन, धैर्य तथा करुणा से उसका भरा हुआ रहता है, हमेशा ओतप्रोत बोलते हैं जिसको, ओतप्रोत रहता है। मैत्री उसकी जो प्रकृति है वह हमेशा मित्रता, लोगों से मित्रता करता है, और ऐसी मित्रता करता है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा संयमी और गंभीरता से जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान सोचता है और उनको ढूंढता है। तनाव की स्थिति हो या कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, इन परिस्थितियों का सामना करने की ऐसे व्यक्तियों में अद्भुत क्षमता आपको देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वह दूसरों का भला करने के लिए अपनी तरफ से उत्कृष्ट भावना उसके अंदर होती है, हमेशा लगा रहता है कि दूसरों का कैसे भला हो। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे समाज सेवी भी होते हैं, समाज की सेवा करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों की जिनका भी जन्म जो कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न में हुआ है, ऐसे व्यक्ति अपनी तीव्र तर्क बुद्धि और तर्कों द्वारा मतभेद दूर करने में विश्वास करता है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे तर्क होते हैं इन पे, इनका ज्ञान बहुत ही अतुलनीय होता है। तो अगर हम देखें कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, तो ऐसे जो जातक होते हैं, जो कुंभ जातक होते हैं, ये निजी संबंधों की सीमा में काम करने के बजाय क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा नेतृत्व आंदोलन की बात करी, तो ऐसा व्यक्ति एक दल, संस्था या उद्देश्य के लिए काम करने में अधिक संतोष प्राप्त करता है। वो खुद को शीघ्र परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकता है, उसमें ये क्षमताएं होती हैं। अगर हम आर्थिक मामलों में देखें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन उनके लिए जो पैसा है, पैसा उनके लिए साध्य नहीं है, मात्र एक साधन है, और उसका उपयोग उनकी जो अपेक्षा है उसको दूसरों की भलाई में अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वे व्यापार तो वो कर नहीं सकते। देखिए, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वे न्यास जो होते हैं, बीमा कंपनियां हो गई, बैंक हो गए, रेलवे कंपनी हो गई, बिजली संस्थान हो गए, उड्डयन मंत्रालय हो गया, उड्डयन संस्थान हो गया, और नई नई खोज परियोजनाओं में उन्हें आर्थिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे समाज सेवी, अच्छे राजनीतिक भी देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो कुंभ जातक हैं इनका कद लंबा और शरीर सुगठित होता है। कुंभ राशि का जो काल पुरुष हम मानते हैं, जो काल पुरुष होता है, काल पुरुष मतलब कोई भी जातक है उसके जो पिडलियां हैं और एड़ियां हैं, और रक्त संचार का जो प्रतिनिधित्व है यह करता है। देखिए, रक्त दोष से उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है, इनको जो रक्त संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो इन्हें बाकी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी हैं, तो इनको ठंड लगने का भी भय रहता है, अधिकतर सर्दी जुकाम भी होते रहते हैं, और टॉन्सिल होने की परेशानी और गठिया का रोग भी ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है। वहीं दांत आदि में भी बीमारियां लग जाती हैं, दांत मतलब टूट जाते हैं या दांतों में कीड़े लग जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के। हृदय की संबंधित बीमारियां भी ऐसे व्यक्तियों को हो जाती हैं। गले से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि ये हो ही, ये ऐसा देखने को अधिकतर मिलता है, लेकिन
इसको आप 100% नहीं कह सकते। देखिए, ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए अधिकतर जहां मच्छर हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को मलेरिया होने की संभावनाएं अधिक होती है और ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को का खतरा होता है इन्फेक्शन का। तो ध्यान रखिए कि आपको इन्फेक्शन से बचे रहना है। आपको अपने जीवन में योगा, मेडिटेशन, इनको ध्यान, जिसको हम कहते हैं ध्यान, उसकी तरफ आपको बढ़ना है, उनको रहना है। और अधिकतर आपको जो प्रयोग करना है जीवन में, जो घरेलू आयुर्वेदिक उपचार होते हैं, उनके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और वॉक करिए। ये सभी आपके जीवन को जो समस्याएं हैं उनसे निकालने का कार्य करेंगे। वहीं भगवान का ध्यान तो सबसे अधिक श्रेष्ठ होता ही है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको कुंभ लग्न के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने दी हैं और आपको अच्छी लगी होंगी। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सभी कमेंट्स का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकूं। और साथ ही साथ यदि आपको कोई समस्या है तो आप समस्या भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी मैंने बनाया है, तो आप उस ग्रुप से जुड़कर अपने प्रश्न, वहां पर प्रश्न और प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जय श्री कृष्ण।